बड़े से ऑफिस में बड़े से टेबल पर बैठा वो लड़की का मैरिज बायोडाटा फॉर्मेट देख रहा था। नाम रचना सिंह, कद 5 फुट 5 इंच, उम्र 20 साल, रंग गोरा, काले घने लंबे बाल, क्वालिफिकेशन BBA फर्स्ट ईयर। उसने फॉर्म साइड में रख दिया और अपने असिस्टेंट को बुलाया। जतिन धवन भागा आया। उसे सर के बुलाने का मतलब पता था। शेखर मल्होत्रा उसका बॉस था। दिखने में बहुत हैंडसम था। उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच, रंग गोरा और स्टाइलिश लुक। उसने अमेरिका से MBA किया था और मैनेजमेंट में PhD की थी। अब वो 27 साल का था। पापा की डेथ के बाद दादा ने उसे कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया। इसलिए उसके दोनों चचेरे भाई उससे बहुत जलते थे और मौके की तलाश में रहते थे कि कब वो उसे इस कुर्सी से उठाकर नीचे फेंक दें। पर शेखर को हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। जतिन ने दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, अंदर से कड़कती आवाज आई। वो अंदर आ गया। शेखर बोला, ये क्या है? उसने बायोडाटा फॉर्मेट की तरफ इशारा करके पूछा। जतिन की सांसें रुक गई। उसने वो फॉर्मेट उठा कर देखा और बोला, वो चेयरमैन सर ने आपको देने को कहा है। कह रहे थे ये लड़की उन्होंने आपके लिए चुनी है, शादी के लिए। क्या दिमाग तो नहीं खराब है उनका? ये इतनी छोटी है और अभी कॉलेज में पढ़ रही है। क्या ये तैयार है शादी के लिए? सर, चेयरमैन सर कह रहे थे कि आपको उसे मनाना होगा। आप ही बात करेंगे, आप ही हाँ कराएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? मुझे क्या पड़ी है ये सब करने की? मैं नहीं करूँगा, शेखर बोला। सर, चेयरमैन सर कह रहे थे कि आप उनसे बात कर लें, जतिन बोला। फ़ोन मिला कर दो। सर, वो कह रहे थे कि आकर मिलना, फ़ोन पर बात नहीं करेंगे। ओके, अभी 3 बजे हैं। शाम को घर जाने से पहले दादाजी को मिलते हुए जाएंगे। फिर शेखर अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखने लगा कि क्या क्या नया लॉन्च हुआ है, प्रोडक्शन कैसी है वगैरह। फिर उसने जतिन से नए प्रोडक्ट्स मंगवाए और उन्हें चेक किया। शाम 6 बजे वो दादाजी के घर पहुंचे। दादाजी गार्डन में बैठे थे। शेखर वहीं चला गया। उसने दादाजी के चरण छुए और बैठ गया। दादाजी बोले, क्या सोचा है? वो काफ़ी छोटी है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, शेखर बोला। तुम अगर सोचते हो कि मैं तुम्हें उस तान्या से शादी करने दूंगा तो तुम उसे भूल जाओ। उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वो लड़की हमारे खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। आप कुछ भी कहें, मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूँगा। ठीक है, फिर भूल जाओ चेयरमैनशिप को। मैं रवि से कह दूंगा, वो अपने बेटों को समझा देगा। जो उस लड़की से शादी करेगा चेयरमैनशिप उसे ही मिलेगी, दादाजी बोले। रवि उसके चाचा जी का नाम था। दादाजी, आप ये ठीक नहीं कह रहे हैं। इस कंपनी को पापा ने खड़ा किया था। मैंने अपनी जवानी इस कंपनी को बढ़ाने में बिता दी। आप ये किसी और के हाथ में देना चाहते हो। मैं ये होने नहीं दूंगा, शेखर बोला। ठीक है, फिर शादी कर लो उस लड़की से, दादाजी बोले। ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है, 1 महीना दिया। अब 1 महीने बाद वो मेरी बहू होगी या तुम कंपनी से बाहर, दादाजी ने फैसला सुना दिया। शेखर वहाँ से निकल आया। उसने जतिन से कहा, इस लड़की की हिस्ट्री पता करो। दादाजी को यही लड़की क्यों चाहिए? फिर वो कार में आंखें बंद करके बैठ गया। शेखर वापस अपने घर आ गया। दादाजी गांव के मकान में रहते थे। दादा दादी पहले यहीं शहर में इनके साथ रहते थे। फिर पापा के बाद दादी जी बीमार रहने लगी तो मम्मी और उसकी बहन शिखा दादा दादी के साथ गांव आ गई। शेखर कॉलेज हॉस्टल में था, फिर अमेरिका चला गया। जब वो वापस आया तो दादी और माँ दोनों गुजर गए थे। बस दादाजी और उसकी शिखा ही बचे थे। अब शिखा की शादी हो गई थी। वो इससे 2 साल बड़ी थी। दादाजी अक्सर इसे बोलते रहते हैं कि तुम शादी कर लो, पर यह तान्या से शादी करना चाहता था और पता नहीं क्यों दादाजी तान्या को पसंद नहीं करते थे। शेखर सोचे जा रहा था। वो न तो तान्या को छोड़ना चाहता था और न ही कंपनी। वो पहले ही तान्या को लेकर परेशान था। अब ये रचना नई मुसीबत ले आई। आखिर दादाजी को ये कैसे जानती है? वो सोच ही रहा था कि जतिन का मैसेज आया। उसने ऑन करके देखा। उसमें रचना के बारे में डिटेल्स थी। वो एक मिडिल क्लास घर से है, पढ़ने में बहुत तेज है। उसके पापा का छोटा सा रेस्टोरेंट है। वो भी फ्री टाइम में उनकी हेल्प करती है। एक छोटा भाई है जो शहर के स्कूल में 10वीं में पढ़ता है। वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। इन सब में दादाजी का उनसे क्या लिंक था ये पता नहीं चल रहा था। उसने बहुत सोचने के बाद फ़ोन रख दिया। वो नहाने चला गया। वो नहाकर बाहर आया। उसने दोबारा फ़ोन उठाया और जतिन को मैसेज किया, उससे मिलने का टाइम लो।
जतिन ने पूछा कि किससे? रचना से। मल्होत्रा एंड सन्स में शेखर के आते ही सारे कर्मचारी इधर उधर हो जाते थे। उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, सो उसके आने से पहले ही सब साफ सफाई हो जाती थी। उस दिन भी जैसे ही शेखर की कार आई, जो जिधर था वो उधर ही खड़ा हो गया। शेखर अंदर आया तो सब उसे विश करने लगे। शेखर सीधे चला जा रहा था, तभी वो मुड़ा और रिसेप्शन काउंटर पर गया और वहाँ रखे कैलेंडर को सीधा किया। बेचारी रिसेप्शनिस्ट की तो जान पर बन आई, जाने सर क्या कहेंगे, पर वो कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़ गया। वो अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। जतिन सारे दिन के काम बताने लगा। सब बोलने के बाद वो बोला, सर रचना का पता लगाया था, वो 4 बजे कॉलेज से फ्री होकर घर जाती है। उस वक्त आप उससे बात कर सकते हैं। शाम 4 बजे वो कार लेकर कॉलेज के बाहर खड़ा था। उसने रचना को आते देखा। वो कार के पास खड़ा हो गया। कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देखने लगी। एक तो इतना हैंडसम, उस पर महंगी कार, फिर उसके खड़े होने का स्टाइल उसे और भी हैंडसम बना रहा था। रचना ने भी उसे देखा, पर उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब दूसरी लड़कियां चली गई और वो अकेली रह गई तो उसने पास जाकर हॉर्न मारा। वो डर गई। वो और तेज चलने लगी। सड़क खाली सी थी। वो बहुत डर गई थी। तब शेखर ने उससे आगे जाकर कार रोक दी और उसके पास आया। मैं कब से हॉर्न मार रहा हूँ, समझ नहीं आता? मैं क्यों रुकूं? मैं आपको जानती नहीं, रचना बोली। अच्छा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरे दादाजी को जानती हो? शेखर ने उससे पूछा। पर रचना भागने लगी। शेखर ने पीछे भागकर उसे पकड़ लिया। तुम भाग क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। रुक कर 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें मैं कोई बुरा आदमी लग रहा हूँ क्या? देखिए मुझे छोड़िए, आप मुझे ऐसे छू नहीं सकते। आप हैं कौन और क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? रचना ने गुस्से से कहा। मुझे भी तुम्हें पकड़ने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम खड़ी होकर बात सुनोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रचना को डर लगा कि कोई देख न ले, सो उसने बात मान ली। ठीक है, मैं नहीं भागूंगी, पर दूर खड़े होकर बात कीजिए। ये मेरा मोहल्ला है। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बेवजह बदनाम हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर शेखर ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसे हमारी बात नहीं हो सकती। अच्छा तुम मुझे टाइम दे दो, कहीं बैठकर बात करेंगे। लेकिन आप हैं कौन? मैं क्यों आपकी बात मानूं? बताओ ज़रा, रचना थोड़ा चिढ़कर बोली। वो तुम्हें मैं आराम से बैठकर बताऊंगा। यहाँ बात करने से तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए अभी मैं चलता हूँ। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो और ये लो मेरा कार्ड रख लो। शेखर ने उसे अपना कार्ड दिया। रचना ने सोचा कोई भी नंबर बोल दो, इसे क्या पता चलेगा। वो नंबर बोलने लगी तो शेखर ने उसका फ़ोन उससे ले लिया। फ़ोन अनलॉक ही था। उसने अपना नंबर डायल किया। उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने रचना का फ़ोन वापस कर दिया। रचना हैरानी से खड़ी देखती रही और वो कार स्टार्ट करके निकल गया। वो वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। रचना अपने घर पर आ गई। उसने कपड़े बदले और अपने लिए चाय बनाई। वो शेखर के बारे में सोच रही थी। इतना हैंडसम बंदा, इतना पर्सनालिटी वाला बंदा, भला मुझसे क्या काम होगा उसको? क्यों आया मेरे पीछे? उसने फ़ोन उठाकर उसका नंबर सेव किया और नाम लिखा अजनबी। फिर उसने पापा को फ़ोन किया। पापा मैं घर आ गई हूँ। नहीं वहाँ नहीं आऊँगी। ओके तुम पढ़ाई करो, पापा बोले। रचना चाय पीकर बुक्स निकाल कर बैठी ही थी कि फ़ोन बजने लगा। उसने देखा फ़ोन अजनबी का था। उसने पहले सोचा कि फ़ोन न उठाए, फिर उसे लगा कि अगर उसने न उठाया तो वह बार बार फ़ोन करेगा और अगर पापा के सामने फ़ोन आ गया तो वो क्या करेगी। बस इसी डर से उसने फ़ोन उठा लिया। हाँ जी, अब कहिए क्या काम है? अच्छा ध्यान से सुनो। मेरे दादाजी ने मुझे कंपनी का चेयरमैन बनाने के लिए ये शर्त रखी है कि मुझे तुमसे शादी करनी होगी, नहीं तो वो मेरे कजिन को मना लेंगे तुमसे शादी करने को। फिर जो तुमसे शादी कर लेगा वो उसे चेयरमैन बना देंगे। शेखर ने शॉर्ट में समझाया। लेकिन मैं ही क्यों? तुम्हारे दादाजी का मुझसे क्या लेना देना? रचना ने पूछा। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे दादाजी को कैसे जानती हो? शेखर ने सवाल किया। मुझे क्या पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। मैं कभी किसी लड़के से बात भी नहीं करती। तुम पहले लड़के हो जिससे मैंने बात की है। मेरे पापा भी बहुत सख्त हैं। उन्होंने मुझे साफ कहा था कि पढ़ाई में नंबर कम हो चल जाएगा, पर किसी लड़के के साथ चक्कर वगैरह नहीं चलेगा।
मैंने अब तक उनकी ये बात मानी भी है, इसके लिए उन्हें मुझ पर मान भी है। मैं उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे कोई उम्मीद न रखें। मेरा जवाब ना ही होगा, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। 1 मिनट, तुम क्या समझती हो खुद को? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ तो भूल जाओ। तुम जैसी लड़की को तो मैं देखूं भी ना। ये तो दादाजी ने शर्त रख दी है, इसलिए बात कर रहा हूँ, शेखर बोला। शेखर की बात सुनकर रचना को गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अगर मुझे देखना भी नहीं चाहता तो बात ही क्यों करनी? इतनी अकड़ है तो अपने पास रखो, मुझे क्या पड़ी है। वो फ़ोन रखकर पढ़ने बैठ गई। शेखर ने दोबारा फ़ोन किया पर उसने उठाया ही नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दादाजी तुम्हारे हैं, कंपनी तुम्हारी है, मेरा क्या है? मुझे क्या लेना इन बातों से? मल्होत्रा एंड सन्स में शेखर को बहुत गुस्सा आ रहा था। जतिन उसके पास ही खड़ा था। उसने जतिन के कहने पर ही फ़ोन किया था। जतिन शेखर का गुस्सा देखकर बोला, सर आप गुस्सा न कीजिए, हो सकता है कि फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो। मेरे चेहरे पर बेवकूफ़ लिखा है क्या? रिंग जा रही है, वो उठा नहीं रही है। समझती क्या है खुद को? ऐसी लड़कियों की तो मैं शक्ल भी ना देखूं। दादाजी को भी यही लड़की मिली थी। मैं इतने प्यार से किसी से बात नहीं करता, फिर भी ये अकड़ दिखा रही है। मुझे नहीं करनी बात, कर ले जिसे जो करना है, शेखर गुस्से से बोला। सर आप गुस्सा मत कीजिए, चलिए कुछ देर इस मैटर को यहीं छोड़ देते हैं। तब तक आप और कोई काम कर लेते हैं, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बात करेंगे। जतिन तो कहकर चला गया पर शेखर को बहुत गुस्सा आ रहा था। दादाजी ने 1 महीने का टाइम दिया है और वो लड़की नखरे दिखा रही है। मैंने कभी किसी की मिन्नतें नहीं की पर इस लड़की की करनी पड़ी। फिर भी इसने फ़ोन काट दिया मेरा। शेखर मल्होत्रा का फ़ोन काट दिया। अगर मैं अपनी पर आ गया तो? हमेशा जीतने वाले शेखर को हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वो कंपनी भी खोना नहीं चाहता था। ये कंपनी उसके पापा ने खड़ी की थी। पापा अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने दादाजी को चेयरमैन बना दिया और दादाजी को साथ भी लगा लिया। चाचा जी के 2 बेटे थे, केशव और मोहन। मोहन कंपनी में ही डायरेक्टर की पोस्ट पर था, जबकि चाचा जी अब कंपनी के काम नहीं करते थे, पर वो शेयर होल्डर और बोर्ड के मेंबर थे। दादाजी के पास सबसे ज़्यादा 40% शेयर थे। वैसे तो पहले शेखर के पापा के पास सबसे ज़्यादा 40% थे, जो उनके मरने के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक शेखर और उसकी माँ को 15% मिले। 10% शिखा को मिले। शिखा ने अमेरिका में शादी कर ली थी और उसका यहाँ आने का चांस नहीं था और उसका पति भी काफ़ी अमीर था। सोमा ने अपने 15% भी शेयर शेखर को ही दे दिए। अब शेखर के पास 30% शेयर थे। चाचा जी को पापा ने 20% शेयर दिए थे, जिसमें से उन्होंने 5% दोनों बेटों को दे दिए थे, तो उनके पास 10% ही बचे थे। दादाजी की शर्त के मुताबिक जो उस लड़की से शादी करेगा, दादाजी उसे अपना चेयरमैन का ओहदा दे देंगे। शेखर को चेयरमैन की ओहदे का लालच नहीं था। उसे डर था कि अगर दादाजी ने ओहदे के साथ साथ अपने शेयर भी उसी को दे दिए तो क्या होगा। मतलब अगर केशव रचना से शादी कर लेगा तो चाचा जी के पास 20% और 40% दादाजी के मिलाकर उनके पास 60% हो जाएंगे, तो वो कभी भी कंपनी पर कब्जा कर सकते हैं। वो नहीं चाहता था कि उसके पापा और उसकी मेहनत से बनाई कंपनी सिर्फ एक लड़की के कारण गलत हाथों में आ जाए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो क्या करे जिससे उसकी कंपनी बच जाए। वो खुद को चक्रव्यूह में फंसा महसूस कर रहा था। उसके एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। मतलब अगर वो इस लड़की से शादी नहीं करता तो कंपनी उसके हाथ में चली जाएगी, और अगर कर लेता है तो तान्या, उसका प्यार उससे दूर हो जाएगा। वो अपने ख्यालों में था कि जतिन भागता हुआ उसके कमरे में आया। जतिन आते ही बोला, सॉरी सर, नॉक करना भूल गया, पर बात ही ऐसी है। वो रचना और केशव एक ही कॉलेज में है, बस केशव फाइनल ईयर में है। मुझे पता चला है कि दादाजी ने उन्हें भी कह दिया है और अब तक तो केशव उसके पीछे लग गया होगा। मोहन तो शादीशुदा है, अब केशव ही रह गया है। मुझे डर है कि केशव उसे फंसा लेगा। तुम्हें लगता है कि केशव मुझसे स्मार्ट है, मुझसे इंटेलिजेंट है? जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो केशव की कैसे मान लेगी? शेखर को खुद पर बहुत घमंड था। वो घमंड में बोला। जतिन थोड़ा झिझकते हुए बोला, सर अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कभी तेरी बात का बुरा माना है क्या? सीधे सीधे बोल जो कहना है, शेखर बोला। वो बात सच है कि आप में बहुत गुण है, पर लड़कियों की अपनी अलग अलग चॉइस होती है।
आप जब तक उसे जानेंगे नहीं तो जान नहीं पाएंगे कि उसे किस तरह के लोग पसंद हैं। हो सकता है कि उसे केशव जैसे ही दिल फेंक लड़के पसंद हो। मतलब? लेकिन तान्या को तो मैं बहुत पसंद हूँ, उसे केशव जैसे लड़के नहीं पसंद है, शेखर बोला। सर यही बात तो आपको समझ में नहीं आ रही कि रचना और तान्या मैडम में भी बहुत फ़र्क है। तान्या मैडम की उम्र आपकी जितनी है, जबकि रचना आप लोगों से 6 साल छोटी है। इस उम्र में फ़र्क के कारण इंसान की सोच, उसकी पसंद और नापसंद बदल जाती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? शेखर ने चिंता में पूछा। सिंपल सा इलाज है, आप भी कॉलेज चले जाइए, जतिन ने सलाह दी। मैं MBA PhD इन मैनेजमेंट, अब मैं कॉलेज पढ़ने जाऊंगा? मैं किसी एंगल से तुम्हें स्टूडेंट दिखता हूँ? शेखर खड़े होकर घूमकर दिखाते हुए बोला। मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा सर। आपको याद है पिछले महीने जब हम कॉलेज डोनेशन देने गए थे तो प्रिंसिपल सर आपसे कह रहे थे कि आप एक मैनेजमेंट की क्लास ले लिया कीजिए। मैं कह देता हूँ कि आप क्लास ले लेंगे। जब आप वहाँ होंगे तो उससे बात करना आसान होगा, जतिन ने शेखर के पास होकर धीरे धीरे सलाह दी। कुछ देर सोचने के बाद शेखर बोला, ओके, लेकिन ध्यान रहे कि रचना की क्लास ही हो। शेखर ने इतनी बातचीत में एक यही अक्ल की बात की। जतिन ने उसके सामने ही प्रिंसिपल को फ़ोन किया। प्रिंसिपल ने नंबर देखते ही उठा लिया और बोला, हेलो, हाँ जी सर, कहिए कैसे याद किया? नमस्ते सर, असल में सर पिछले महीने सर को एक ऑफ़र दिया था आपने, पर बिजी होने के कारण सर ने मना कर दिया था। अब सर के पास थोड़ा टाइम है, अगर आप चाहें तो सर आपको वो टाइम दे सकते हैं। जतिन ने शब्दों का जाल बिछाते हुए कहा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी हस्ती, इतने समझदार, इतने होशियार सर हमारे कॉलेज में पढ़ाने को मान गए हैं। सर आप जब चाहें आ सकते हैं, सब कुछ जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। चाहे तो आज आप आ जाइए, चाहे कल आ जाइए, आपका ही कॉलेज है। प्रिंसिपल सर ने अपने शब्दों में मिठास भरते हुए कहा। उनकी बातों से लग रहा था मानो अभी अभी मक्खन में शहद मिलाकर खाया हो। ठीक है, मैं सर को बता देता हूँ, फिर आपको उनका फैसला बता दूंगा। जतिन ने भी राजनीति से काम लिया। ठीक है, मैं वेट करूँगा, प्रिंसिपल बत्रा ने उसी लहजे में बोलकर फ़ोन रख दिया। जतिन ने खुश होकर दोनों हाथों को हवा में उठाकर दोबारा जोर से नीचे करते हुए कहा, यस, ये हुई ना बात। सर सब कुछ हो गया है। देखिए सर, आप वहाँ उनके प्रोफेसर होंगे तो वो कैसे करना है ये आपको आता है, पर रचना के साथ कैसे पेश आना है ये मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत खुश था, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि खुशी खुशी में उसने बात करते हुए शेखर के कंधे पर हाथ रख दिया। शेखर ने पहले अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को देखा, फिर उसकी तरफ देखा। जतिन उसकी नज़रों से डर गया। उसने जल्दी से हाथ पीछे हटाते हुए कहा, सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सहज करने की कोशिश कर रहा था। जतिन ने शेखर को समझाया, सर देखिए, हमें उसकी ज़रूरत है, हमने अपना मतलब हल करना है तो उस लड़की से प्यार से बात करना होगा, उसे अपनी बातों में लगाकर समझाना। आप बिजनेस डील करना तो बखूबी जानते ही हैं, उसे ऐसा लगे कि आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तब वो मानेगी। जतिन ने कई तरीके बताए कि उसे कैसे रचना के साथ पेश आना है। जतिन जानता था कि जो भी वो सिखाएगा फिजूल है, क्योंकि शेखर ने करनी तो अपनी मर्जी ही है। अगले दिन कॉलेज में रचना अपनी क्लास में बैठी थी। 2 पीरियड हो चुके थे, तभी प्रिंसिपल सर अंदर आए। सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल सर के साथ शेखर को देखकर रचना हैरान रह गई। सब लड़कियां आपस में बातें करने लगी कि ये कल वाला लड़का है जो कार लेकर खड़ा था। रचना ने ऐसा जताया मानो वो उसे जानती ही नहीं है। प्रिंसिपल सर बोले, ये है मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर शेखर मल्होत्रा। इन्होंने MBA किया, फिर PhD इन मैनेजमेंट अमेरिका से की है। ये अपने टाइम के टॉपर हैं। इनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में आज भी लिखा हुआ है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे कॉलेज में आप लोगों को पढ़ाएं। पहले ये बिजी थे इसलिए अब आए हैं। इनका स्वागत करो और इनसे ज्ञान लो। ओके, अब मैं चलता हूँ। इन्हें आपस में मिलाकर प्रिंसिपल सर चले गए। शेखर ने बच्चों से कहा, हेलो, आज पहले हम इंट्रो करेंगे। मेरे बारे में तो सबको पता ही चल गया होगा। अब आप लोग एक एक करके अपनी इंट्रो दो। इस साइड से शुरू करो। जी हाँ जी, आप शुरू करो। जिस लड़की को शेखर ने कहा वो बोली, सर मेरा नाम निशा है। दूसरी बोली, मेरा नाम मेघा है। ऐसे ही नंबर मुताबिक हर लड़की अपना नाम बताती गई। तब रचना की बारी आई। उसने भी अपना नाम बताया।
शेखर चुपचाप सब सुन रहा था। रचना के साथ बैठी उसकी फ्रेंड नीमा धीरे से बोली, यार कितना हैंडसम है, देख तो सही। हाय, जब आंखें उठाकर देखता है तो दिल में कुछ कुछ होता है। तुझे पता है ये मीरा और रमा आपस में शर्तें लगा रही है कि कौन इसे फंसाएगा। मैरिड तो नहीं होगा है ना? मुझे क्या पता, मैं कोई इसकी शादी में गई हूँ जो मुझे पता होगा, रचना चिढ़कर बोली। शेखर ने उन दोनों की तरफ इशारा करके कहा, आप दोनों कुछ कहना चाहती हो? जी नहीं सर, रचना बोली। ओके, शेखर ने कहा। फिर लड़कों ने अपने नाम बताए। इंट्रो होने के बाद शेखर बोला, कोई मुझे बताएगा कि बिजनेस इन मैनेजमेंट क्या है? आपने क्या पढ़ा है इस बारे में? सारी क्लास चुप हो गई। तब शेखर ने फिर पूछा, आपकी क्लास का टॉपर कौन है? सर, रचना, सब बच्चे एक साथ बोले। ओके रचना, तुम बोल नहीं रही हो क्या? तुम्हें भी पता नहीं है? शेखर बोला। रचना खड़ी होकर बोलने लगी, सर, बिजनेस का हम सब जानते हैं कि किसी चीज़ का खरीदना और बेचना बिजनेस है, और बिजनेस को किस तरह से करना है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। रचना ने आसान तरीके से समझाया। गुड, अब आप लोग पूछो, मुझसे कुछ पूछना है तो? शेखर बोला। सर, आप मैरिड हैं? मीरा ने पूछा। सब लड़कियां हंसने लगी। नहीं, पर जल्द ही शादी करने वाला हूँ, शेखर ने कहा। फिर बोला, मैं आप लोगों से पढ़ाई के बारे में पूछने को कह रहा था, न कि पर्सनल। अच्छा, बुक्स निकालो और देखो। तब शेखर ने उन्हें नया पाठ पढ़ाया। सब बड़े ढंग से सुन रहे थे, खासकर लड़कियां। तब क्लास खत्म होते ही शेखर खड़ा हुआ और रूम में जाने लगा। जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, रचना, ज़रा तुम अपने नोट्स लेकर मेरे साथ आओ। सब लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए। काश कि मुझे बुलाते। मीरा कहती, काम तो मेरा भी पूरा है, मुझे बुला लेते। हर लड़की उसके साथ जाना चाहती थी। रचना को अजीब लगा और उसे डर भी लगा कि कहीं कल फ़ोन काटने की बात पर गुस्सा न हो। रचना अपने नोट्स लेकर उनके पीछे चल दी। उसे प्रिंसिपल सर ने अलग कमरा दिया था ताकि वो फ्री समय में वहाँ बैठ सके। कमरे में बड़ा सा टेबल था जिसके एक तरफ एक कुर्सी थी और सामने 3 कुर्सियाँ थीं। शेखर आकर अपने कमरे में बैठ गया। रचना उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसने कहा, ये लो सर, पहले तुम बैठ जाओ। शेखर ने उसे कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। रचना एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी फाइल शेखर के आगे की। शेखर ने फाइल खोली तो वो लिखावट देखकर हैरान रह गया। बिल्कुल किताब की लिखावट जैसी थी। उसने लिखावट देखी, फिर रचना की तरफ देखा। वो बोला, मैं ये अपने साथ ले जाऊंगा, कल ला दूंगा। देखना है कि तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया है। फिर रचना उठने लगी तो उसने कहा, रचना, कल तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन देखो, भगवान ने हमें एक मौका और दे दिया है। मुझे पता नहीं था कि मुझे तुम्हारी ही क्लास मिलेगी। जी, मैं भी कल के लिए सॉरी मांगती हूँ, लेकिन मैं आपको जानती नहीं थी, इसलिए। रचना बोलते बोलते रुक गई। अभी तुम जाओ, वरना बच्चे गलत समझेंगे। देखो, अगर टाइम दे सकती हो तो बता देना, मुझे सच में तुमसे बात करनी है, शेखर ने भोला सा बनकर कहा। वो देख रहा था कि जतिन की स्कीम काम आ रही थी। जी, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, कहकर रचना चली गई। रचना वहां से आकर सोचती रही कि क्या करूं। वो क्लास में आई तो सारी लड़कियां उससे पूछने लगी, सर क्या कह रहे थे? सर ने तुमसे क्या बात की? क्या वो अब रोज आएंगे? हर तरफ से सवाल पर सवाल हो रहे थे। ये सब सुनकर रचना परेशान हो गई। उसने अपने कान बंद कर लिए और जोर से बोली, चुप। सब एकदम चुप हो गए। फिर रचना बोली, सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, ना पूछा। उन्होंने मेरे नोट्स लिए, चेक किए, फिर रख लिए, कल वापस कर देंगे, कहकर वो चुप हो गई। सब लड़कियां चुप करके अपने अपने डेस्क पर चली गईं। इस पढ़ने वाली लड़की को क्या पता हैंडसम होना क्या होता है। इसे तो पढ़ाई के बारे में पूछ लो, मीरा बोली। लंच ब्रेक में वो बाहर लॉन में बैठे थे। नीमा हमेशा की तरह बोले जा रही थी और रचना उसकी सुन रही थी और बीच बीच में बस हाँ ना कर देती थी। तभी वहाँ उनका सीनियर केशव आया। उसके हाथ में गुलाब का फूल था। वो इनके पास आया और रचना को फूल देते हुए बोला, हेलो रचना, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम जब से इस कॉलेज में आई हो मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा। सोचा आज तुमसे बात कर लूँ। ये फूल मेरे प्यारे फूल के लिए। उसने रचना को फूल देते हुए कहा। सामने बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर शेखर ऑफिस जाने के लिए चला जा रहा था। जब उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी वो वहीं रुककर उन्हें देखने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था कि केशव किस तरह सबके सामने उसे प्रपोज कर रहा है। अब उसे पता लगा कि जतिन क्यों कर रहा था कि केशव उसे फंसा लेगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और रचना को मैसेज किया, कुछ सोचा तुमने?
रचना ने आसपास देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। फिर उसने केशव को कुछ नहीं कहा और उठकर नीमा का हाथ पकड़कर चल पड़ी। केशव उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, देखो आज मैं तेरा जवाब सुनने आया हूँ, कुछ तो बताओ, इस तरह मत जाओ जैसे तेरी शक्ल है, मिलना तुम्हें जवाब ही है। गनीमत समझ की उठकर चल दी। अगर अपने ढंग से जवाब देती तो तुम यहाँ खड़े न रहते। अब जाओ, नीमा बोली। तुमसे कौन बात कर रहा है रचना, तुम इसकी बातों में मत आना, कहकर केशव उसके सामने आ गया। रचना ने कहा, आपको उसकी बात समझ नहीं आई क्या? मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, ये सब करने नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, चाहे आप हो चाहे कोई और, मेरा जवाब बस ना है, कहकर वो चली गई। केशव वहीं खड़ा रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। शेखर ऊपर खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, छुट्टी के बाद उस दिन वाली जगह मिलना। वो छुट्टी के बाद उस दिन वाली जगह उसकी वेट करने लगा। वो आई और आकर कार के पास खड़ी हो गई। शेखर ने दरवाजे का लॉक खोल दिया। वो खोलकर अंदर आ गई। वो बोली, ऐसा कीजिए, पहले किसी और जगह चलिए, यहाँ नहीं रुक सकते। वो कार लेकर एक कैफ़े में आ गया। रचना पहले कभी इतने महंगे कैफ़े में नहीं आई थी। वो शर्मा कर इधर उधर देख रही थी। वो लोग एक टेबल पर बैठ गए। शेखर ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। उसने रचना से पूछा, कौन सी कॉफ़ी लेनी है? आप मंगा लो जो मंगानी है, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, रचना बोली। शेखर ने अपनी बात शुरू की, देखो ये मेरे दादाजी हैं, क्या तुम इन्हें पहचानती हो? उसने फ़ोटो निकालकर रचना को फ़ोन दिखाते हुए कहा। रचना ने फ़ोन लिया और फ़ोटो को ध्यान से देखा। ये तो वो अंकल हैं। कौन? एक बार हमारी ट्रिप गई थी तो वहाँ हम घूम रहे थे कि मैंने इस अंकल को सड़क के किनारे बैठे देखा था। देखने से ठीक लग रहे थे, पर मैंने देखा कि इन्होंने अपना हाथ सीने पर रखा हुआ था, तो मैं इनके पास गई और एम्बुलेंस को फ़ोन करके इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर मैं इन्हें होश में आने तक इनके साथ ही थी। इन्होंने मुझे पैसे देने चाहे थे, पर मैंने पैसे लेने से मना कर दिया था। शेखर आराम से सुन रहा था। ओह थैंक यू, तो वो लड़की तुम थी। अब समझ आया कि दादाजी ऐसा क्यों चाहते हैं। देखो हमारी कंपनी मेरे पापा ने खड़ी की थी, पर अब दादाजी ने शर्त रखी है कि जो तुमसे शादी करेगा उसी को चेयरमैनशिप देंगे। मुझे डर है कि वो कंपनी भी उसी को न दे दे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था, मुझसे शादी कर लो। कमाल है, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़े ही है। ऐसे कैसे कर सकते हैं शादी? फिर मैं आपको जानती नहीं पहचानती नहीं, शादी जैसा बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? रचना बोली। मुझे दादाजी ने 1 महीने का टाइम दिया है और हफ्ता तो हो ही गया है। कहने को तो मैं सीधा तुम्हारे पापा से बात कर सकता था, पर मुझे तुम्हारा फैसला सुनना था। तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँगा। शेखर ने अपने स्वभाव के विपरीत स्माइल करते हुए कहा, देखिए आपको तो पता है मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, आपकी तरह बनना चाहती हूँ। शादी करके ये सपना टूट जाएगा। तुम्हारे सपने अब मेरे सपने हैं। मैं तुम्हें पढ़ने में आगे बढ़ने में हेल्प करूँगा। देखो अगर बाद में तुम्हें ठीक न लगे तो जब मर्जी तलाक दे देना, मैं आराम से साइन कर दूँगा, शेखर ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मेरे पापा से बात कर लीजिए। रचना के हाँ करने पर शेखर को खुशी हुई। वो चाहता था कि इसे तान्या के बारे में भी बता दूँ, पर उसने सोचा कि अगर इसने मना कर दिया तो शादी के बाद बता दूंगा, और हम शादी कौन सा प्यार के लिए कर रहे हैं जो बाद में टूटने पर दुख होगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, रचना मैं तुम्हारे मम्मी पापा से कब मिलने आऊँ? कल छुट्टी है, मैं भी मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट में ही होंगी। आप ऐसा कीजिए कल आ जाइए, सीधे रेस्टोरेंट आ जाना। आप अकेले आएंगे या दादाजी के साथ? नहीं, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अकेले ही आऊँगा। अगर कहो तो अपने असिस्टेंट को ले आऊँगा, शेखर बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पापा वैसे तो ठीक हैं, बस उन्हें ये मत बताना कि आपने उनसे पहले मुझसे बात की है। उन्होंने मुझे लड़कों से बात करने को मना किया है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। तुम्हें एक बात और कहनी है, वो जो केशव है ना, उसकी बातों में मत आना। वो मेरे चाचा जी का बेटा है और दादाजी के कहने पर तुमसे शादी करने के लिए ये सब कर रहा है, शेखर ने चिंता जताते हुए कहा। ओह, मैं भी सोचूं कि वो अचानक से क्यों ये सब कर रहा है। उस जैसे बंदे से तो मैं बात भी ना करूं, शादी करना तो दूर की बात। आप ये मत समझना कि मैं आपके पैसों के कारण आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने हाँ इसलिए की है क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पढ़ाओगे ना मुझे? रचना ने मासूमियत से पूछा। हाँ, तुम इस बात की चिंता न करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। वैसे तो तुम टॉपर हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है मुझसे पढ़ने की? शेखर ने पूछा।
मैं भी आपकी तरह पढ़ना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरा नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और मुझे भी सब कहें कि ये वो लड़की है जिसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, रचना बोली। शेखर उसके मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। रचना ने उसे देखकर कहा, हंस क्यों रहे हो आप? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे जितना था तो मुझ में भी यही जुनून था। तुम्हें देखकर मुझे खुद के दिन याद आ गए। शेखर बोला। उसे हैरानी हो रही थी कि वो हंस रहा था। उसे खुद को नहीं पता कि वो आखिरी बार कब हंसा था। अच्छा अब चलें, ज़्यादा देर हो गई तो पापा को क्या कहूँगी, रचना बोली। कह देना कि सर से मिलने गई थी, कोई छूट थोड़े ही है, शेखर ने कहा। आप मेरी जगह नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं, रचना ने उठते हुए कहा। शेखर भी उठकर खड़ा हो गया और कॉफ़ी के पैसे रखकर चल दिया। रचना तेज तेज जा रही थी और शेखर उसके पीछे पीछे चल रहा था। शेखर बोला, मैं छोड़ देता हूँ, जल्दी पहुँच जाओगी। रचना पीछे देखते हुए बोली, ठीक है, जल्दी चलो। फिर शेखर उसे घर से थोड़ी दूर उतार कर चला गया। वो तेज चल रही थी, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शेखर घर वापस आ गया। उसने रास्ते में फ़ोन करके जतिन को घर आने को कहा। जब शेखर घर आया तो जतिन पहले ही वहाँ खड़ा था। वो दोनों अंदर आ गए। यहाँ शेखर अकेला ही रहता था। एक नौकर था जो सारी साफ सफाई करता था और खाना बनाता था। शेखर ने जतिन को बताया, रचना मान गई है, तुम्हें पता है वो केशव भी आया था उसे इम्प्रेस करने, पर मेरे एजुकेशन के कारण उसने मेरे लिए हाँ कर दी। देखा, उसने मुझे सेलेक्ट किया, न कि केशव को। बधाई हो, आधा काम हो गया है, बाकी अब कल देखेंगे, जतिन बोला। अगले दिन शेखर जतिन को लेकर रचना के पापा के रेस्टोरेंट में आ गए। शेखर की लुक और पर्सनालिटी देखकर एक बार तो रचना के पापा भी घबरा गए। शेखर इतनी बड़ी कार से आया था। उसने महंगा कोट पैंट पहना हुआ था, ऊपर से गॉगल्स लगाए हुए थे। साथ में एक स्मार्ट सा असिस्टेंट था, मतलब शक्ल से ही अमीरी झलक रही थी। उनके रेस्टोरेंट में कभी ऐसा बंदा नहीं आया था। सारा परिवार हैरान रह गया। रचना भी इसे देखकर हैरान रह गई। कल तो ये इतना स्मार्ट नहीं लग रहा था, आज क्या हो गया है? उन्होंने टेबल साफ करके दोनों को बिठाया, फिर ऑर्डर लेने के ढंग से पूछा, सर आप क्या लेंगे? तब शेखर उठ खड़ा हुआ और उनके चरण छूकर बोला, अंकल जी नमस्ते, मैं यहाँ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। शेखर की बात सुनकर उसके पापा 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ देखा। वो सब भी हैरान होकर शेखर को देख रहे थे। रचना का हाथ एक तरफ माँ ने पकड़ लिया और दूसरी तरफ भाई राजू ने। पापा को चुप देखकर शेखर बोला, देखिए अंकल जी, बात यह है कि आपकी बेटी ने एक बार मेरे दादाजी की जान बचाई थी, तो वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं। वो बीमार है, आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपसे बात करने के लिए। शेखर बात तो उसके पापा से कर रहा था, पर देख वो रचना की तरफ रहा था, जो डर के मारे माँ और राजू के पीछे छुप गई थी। वो पापा के रिएक्शन से डर रही थी। आप लोग हैं कौन? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग गरीब हैं, जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं। हमारे पास आपको देने के लिए बेटी के सिवा कुछ नहीं है, पापा ने आंखें भर कर कहा। जी सर, इनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, ये मल्होत्रास एंड सन्स कंपनी के मालिक हैं। इनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, घर है, कार है, नौकर चाकर है। इन्हें आपकी बेटी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जतिन बोला। पर मेरी रचना अभी छोटी है, सिर्फ 20 साल की तो है, कुछ देर रुक कर शादी अगर कर लें, उसके पापा ने फिर कहा। देखिए, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं खुद अभी शादी नहीं करना चाहता, पर मेरे दादाजी को जल्दी है, उनकी तबीयत खराब है ना, तो वो चाहते हैं कि मेरी शादी इनके जीते जी हो जाए। आप रचना की चिंता न करें, वो जैसी आपके घर है वैसी ही मेरे घर में रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसकी पढ़ाई में कभी कोई रुकावट नहीं डालूंगा। जितना चाहे ये पढ़ सकती है, जो बनना चाहे बन सकती है। रचना बेटी इधर आओ। उसके पापा ने रचना को साइड में बुलाया। वो धीरे धीरे आगे आई। बेटा तुम बताओ, इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? उसकी मम्मी और राजू भी आ गए। आप देखिए पापा, जो आप कहोगे मैं वही करूँगी, रचना ने सर झुका कर कहा। बेटा, जिंदगी तुमने बितानी है, मैंने नहीं। अगर तुम ना कहोगी तो मैं ना कर दूंगा। पापा, ये हमारे कॉलेज में स्पेशल टीचर हैं। प्रिंसिपल सर ने बताया है कि ये अमेरिका से पढ़कर आए हैं और पता है इनका नाम वहाँ आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, रचना ने डरते डरते बताया। तो इन बातों के कारण तुम मुझसे शादी कर लोगी? पापा ने पूछा। नहीं पापा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये अच्छे आदमी हैं, रचना बोली।
इसकी उम्र भी तुमसे 5-6 साल ज़्यादा लगती है। तुम क्या कहती हो? पापा ने उसकी मम्मी से पूछा। जी मुझे तो लड़का ठीक लग रहा है। उम्र अपनी रचना से थोड़ी ज़्यादा है तो क्या, अपनी रचना अपनी उम्र की लड़कियों से ज़्यादा सयानी है और काम काज भी सारे कर लेती है। उम्र में तो आप भी मुझसे 10 साल बड़े हैं। हमारी शादी तो अच्छी खासी चल रही है। हाँ पापा, मुझे भी ये लड़का पसंद है। कितना स्मार्ट है, बिल्कुल आयरन मैन जैसा, राजू बोला। उसके पापा बाहर आए। उन्होंने शेखर से पूछा, शादी कैसे और कहाँ करनी है? देखिए, आप बस हाँ कर दीजिए, शादी का सारा बंदोबस्त हम करेंगे, सारा खर्चा हमारा होगा, आप बस बेटी को लेकर आ जाना, जतिन बोला। बेटा, आपके जितना तो हम नहीं कर सकते, पर हमारी एक ही बेटी है, हम इसकी शादी में हर रस्में निभाना चाहते हैं। विदाई हम घर से करेंगे, पापा बोले। हमें मंजूर है। देखिए अगले शनिवार कैसा रहेगा, जतिन ने पूछा। ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया? हमने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अंकल जी, बात तो दादाजी की है। वो चाहते हैं कि मैं इस महीने ही शादी कर लूं। पता नहीं क्यों जिद है उनकी, शेखर बोला। कोई नहीं बेटा, जैसा तुम कहो हमें मंजूर है। हफ्ते बाद शादी करनी है तो अब सगाई की रस्म कर लेते हैं, उसकी मम्मी ने कहा। ठीक है, जैसा आप कहें कर लेते हैं, शेखर बोला। शेखर ने जतिन को पास बुलाकर धीरे से कुछ कहा। तब पापा ने मम्मी को चाय बनाने को कहा और खुद बाजार चले गए। वो कुछ देर में तिलक का सामान लेकर आते हैं। रचना माँ के साथ काम कराती है और राजू शेखर के पास बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी कोई बंदा आता है और जतिन को बुलाता है। जतिन उससे बैग पकड़ लेता है। रचना के पापा भी आ जाते हैं। फिर रचना और शेखर को साथ साथ बिठा दिया जाता है। पहले शेखर ने रचना को लाल चुन्नी ओढ़ाई और वो बैठ गया। फिर जतिन उसकी गोद में मिठाई का डिब्बा, शगुन, सोने का सेट और सूट रखता है। फिर रचना के माँ बाप भी शेखर को मिठाई का डिब्बा और शगुन देते हैं और तिलक लगाते हैं। जब जतिन शेखर को रिंग्स पकड़ाता है, दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और अब दोनों की सगाई हो गई थी। फिर सबने मिलकर खाना खाया। शेखर को रह रहकर तान्या याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि तान्या को क्या बताएगा। वो बैठा बैठा सोच रहा था कि जब वो पहली बार तान्या से मिला था तो वो भी रचना जितनी ही थी। वो एक फेमस मॉडल बनना चाहती थी। दोनों एक ही कॉलेज में अलग अलग कोर्स कर रहे थे। वो भी गरीब थी। शेखर उसे अपने साथ अमेरिका ले गया। फिर वो वहाँ बिजनेस पढ़ने लगा और वो मॉडलिंग का कोर्स। सारा खर्च शेखर करता था। एक बार दादाजी मिलने आए तो उन्हें सब पता चला। तब से दादाजी पैसे कंट्रोल से भेजने लगे तो शेखर पार्ट टाइम जॉब करने लगा और तान्या की फीस भरता रहा। दोनों अमेरिका में थे पर दोनों के कॉलेज अलग अलग स्टेट में थे। वो रहते भी अलग अलग ही थे। कई महीनों बाद वो मिल पाते थे। हर बार तान्या ही उससे मिलने आती थी और शेखर के साथ जाकर ढेर सारी शॉपिंग करती। शेखर भी उसके मिलने आने पर ही खुश हो जाता था। वो दिल और जेब खोल कर शॉपिंग कराता। फिर उसकी बहन भी अमेरिका उसके साथ आकर रहने लगी। उसके कारण उनका मिलना कम हो गया था। धीरे धीरे दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए और अब सिर्फ फ़ोन पर बात होती है। इसके पास अमेरिका जाने का टाइम नहीं है और वो इंडिया नहीं आ सकती। अब तो उनकी बात हुए भी 6 महीने से ऊपर हो चुके थे। वो कई फैशन शोज में बिजी थी। आप कुछ लीजिए ना, रचना ने कहा। उसने स्माइल करते हुए खाना शुरू कर दिया। शेखर ने फ़ोन करके दादाजी को बताया कि उन्होंने सगाई कर ली है तो दादाजी बोले, उसे लेकर आ मेरे पास, कहकर दादाजी ने फ़ोन काट दिया। अंकल जी, दादाजी रचना से मिलना चाहते हैं। आप भेजना चाहें तो भेज दीजिए, पर वहाँ रात रुकना पड़ेगा, सफ़र लंबा है, शेखर बोला। उसके मम्मी पापा एक साइड जाकर बात करने के बाद वापस आए। पापा बोले, बेटा अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, हम तुम पर भरोसा करके भेज रहे हैं, धोखा मत करना हमारे साथ। अंकल जी, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। अगर आप कसम पर भरोसा करते हैं तो मैं अपने माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। शेखर की बात सुनकर पापा मान गए। वो रचना से बोले, जाओ बेटी, इन पर मुझे पूरा भरोसा है। रचना पहले घर आई। मम्मी उसके साथ थी। उसकी मम्मी ने उसे तैयार होने में हेल्प की। रचना ने सी ग्रीन रंग का सूट पहना था और उसने बाल खुले छोड़े थे। वो जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो शेखर उसे देखते ही रह गया। जतिन ने सामान उठाकर डिग्गी में रख दिया। जतिन कार चला रहा था। वो दोनों पीछे बैठ गए। सफ़र में 3 घंटे लगने थे। रचना कुछ दूर आकर ही ऊँघने लगी। वो पूरी तरह से सो गई। वो कभी इस तरफ गिरती तो कभी उस तरफ गिरती। शेखर को उसकी मासूमियत अच्छी लग रही थी। उसने हल्के से उसका मुंह अपनी तरफ करके अपने कंधे पर रख लिया।
रचना भी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट गई। शेखर ने कभी तान्या को इस तरह गले नहीं लगाया था। तान्या को पसंद नहीं था। वो रचना के मुंह की तरफ देख रहा था। रचना बड़े आराम से उसकी गोद में सो रही थी। रचना आराम से सो रही थी। शेखर उसे देख रहा था। कितनी भोली और नाजुक सी है रचना। उसने उसके हाथ की रिंग को देखा और सोचने लगा कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। मैंने इससे शादी करने का फैसला करके कोई गलती तो नहीं की। कल अगर तान्या आ गई तो मैं क्या करूँगा? इस भोली लड़की का क्या कसूर? मुझे इससे पहले ही बात करनी चाहिए। ये कैसे बेझिझक मुझसे लिपटी पड़ी है। इसे मुझ पर इतना भरोसा है कि मेरे साथ इतनी दूर चल दी और मैं इसे बाहों में लेकर किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। मैं गलत हूँ। अगर मैं तान्या से प्यार करता हूँ तो मुझे इसे अपने करीब नहीं आने देना चाहिए। इसके दिल में खुद के लिए प्यार नहीं पैदा होने देना, नहीं तो ये बेचारी क्या करेगी। ऐसा सोचते ही उसने रचना का सर अपनी गोद से उठाकर खुद खिड़की की तरफ खिसक गया और उसका सिर नीचे रख दिया। जतिन ये सब देख रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि सर जब इससे शादी कर रहे हैं तो इसके बारे में ही सोचें। क्यों उस तान्या के पीछे अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं? भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है। ये रचना इतनी अच्छी है, पर सर को कौन समझाए। जतिन जानबूझकर कार को झटके मरवाने लगा। कार में झटके लगने से रचना बार बार सीट से खिसक रही थी। शेखर ने एक दो बार उसे पकड़कर ठीक किया, पर जैसे ही वो ठीक करता जतिन फिर गड्ढे में घुसा देता और वो फिर गिरने लगती। शेखर ने जतिन को डांटा। जतिन बोला, सर मैं क्या करूं, सड़क में गड्ढे ही बहुत हैं। ठीक है, फिर भी ध्यान से चलाओ, कहकर शेखर ने रचना को पकड़कर अपनी ओर खींचा। उसका सिर अपनी गोद में रखा ताकि वो गिर न जाए। जतिन शीशे में सब देख रहा था। उसने फिर हल्के से झटका दिया। शेखर ने उसे और कसकर पकड़ लिया। रचना ने आंखें खोली और नींद में पूछा, हम पहुंच गए क्या? नहीं, तुम सो जाओ, अभी दूर है, शेखर ने कहा। रचना फिर सो गई। शेखर को उस पर हंसी आई। वो सिर पर मारते हुए मुस्कुरा दिया। जतिन भी उसे मुस्कुराते देखकर खुश हो गया। वो लोग दादाजी के घर पहुंच गए। शेखर ने रचना को जगाया। रचना उठी तो उसने शेखर की तरफ देखा और धीरे से उठी। उसने जब देखा कि वो शेखर की गोद में सिर रखकर सोई है तो उसे शर्म आई। उसने सीधी होकर अपने कपड़े ठीक किए। शेखर ने उसकी झिझक दूर करने के लिए कहा, तुम सीट से गिरी जा रही थी ना, इसलिए गोद में सर रख लिया था। काफ़ी देर तक सोती रही। आज आप आने वाले थे ना, इसलिए रात भर नींद नहीं आई। अब टेंशन फ्री हो गई तो नींद आ गई। कोई बात नहीं, अब बाल ठीक कर लो, नहीं तो दादाजी कुछ गलत न समझ लें। शेखर की बात सुनकर रचना ने जल्दी से बाल ठीक किए। दादाजी कब से उनकी वेट कर रहे थे। रचना को देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। शेखर को तो उन्होंने देखा भी नहीं। वो रचना को घर दिखाने लगे। रचना उनकी व्हील चेयर को लेकर चल रही थी। दादाजी ने कहा, शेखर दिल का बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा सा मूडी है, लेकिन आज मैंने उसे दिल से हंसते देखा। जब तुम दोनों कार से उतरे थे तो मैं खिड़की से देख रहा था। खुशी हुई तुम दोनों को खुश देखकर। दादाजी, मैं जानती हूँ शेखर जी दिल के अच्छे हैं, इसलिए शादी के लिए हाँ की है। ठीक है बेटा, खुश रहो। चलो, खाना लग गया होगा। वो डाइनिंग टेबल पर आए। सभी वहीं बैठे थे। नौकरों ने खाना लगा दिया था। सभी शांति से खाना खाने लगे। दादाजी बीच बीच में रचना और शेखर को देख लेते थे। उन्हें खुशी हो रही थी कि दोनों खुश हैं। खाना खाकर वो सब दादाजी के साथ बैठे बातें करते रहे। शेखर दादाजी को दिखाने के लिए रचना की केयर कर रहा था। वो कभी उसे खाना डाल कर देता, कभी पानी पकड़ाता। दादाजी उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। रात हो गई थी। दादाजी ने उन दोनों को आराम करने को कहा। दादाजी ने जानबूझकर एक ही कमरा दिया। शेखर ने कहा, दादाजी बाकी सब ठीक है, लेकिन शादी से पहले एक कमरे में रहना ठीक नहीं है। इसके परिवार ने इसे मेरे साथ भेजा है। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है या रचना पर भरोसा नहीं है? दादाजी बोले। दादाजी, बात भरोसे की नहीं है, लेकिन रचना को बुरा लग सकता है। वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? अगर और कमरे ना होते तो कोई बात नहीं थी, पर इतने बड़े घर में कमरों की कमी थोड़ी ही है, शेखर ने कहा। तब दादाजी ने रचना को अलग कमरा दिया। सब अपने अपने कमरों में चले गए। रचना काफ़ी देर तक पढ़ती रही। उसे शेखर की बातें याद आ रही थी कि कैसे उसने दादाजी को अलग कमरे के लिए मनाया। कितने शरीफ हैं ये, कितने अच्छे हैं ये, और लड़कों की तरह किसी का फ़ायदा नहीं उठाते। रचना यही सब सोचते सोचते सो गई। सुबह जल्दी उठकर वो तैयार होकर नीचे आई। दादाजी लिविंग रूम में बैठे थे। रचना ने आकर उनके चरण छुए। वो आशीर्वाद देते हुए बोले, जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो।
दादाजी, मेरे मन में एक सवाल है। आपके आसपास कितनी ही लड़कियां होंगी मुझसे सुंदर, अच्छी और पैसे वाली। शेखर जी इतने अच्छे हैं, इतने सफल हैं, उन्हें मुझसे बेहतर लड़की चाहिए थी। आपने मुझे ही क्यों चुना? रचना ने दादाजी से पूछा। बेटी, सच कह रही हो तुम। हमारी जान पहचान में बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से रिश्ते आए शेखर के लिए, एक से एक बढ़कर पढ़ी लिखी, एक से एक बढ़ के पैसे वाली, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां, जिनसे शादी करके हमारा बिजनेस नंबर 1 हो जाता। पर मेरे सारे पोतों में शेखर सबसे शरीफ और अक्ल वाला है। पर उसके जीवन में प्यार की कमी है, वो कभी खुश नहीं रहता। मैंने उसे कभी हंसते नहीं देखा। मैं चाहता था कि उसके लिए कोई दिल वाली, प्यार करने वाली लड़की हो, जो उसके जीवन रंगीन बना दे। तुम मुझे मिली। तुमने अपने जेब खर्च के पैसे भी मेरे इलाज के लिए जमा कर दिए। फिर जब मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुमने 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लिया, जबकि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। मुझे लगा कि तुम मेरे शेखर के लिए बेस्ट हो, और कल उसे मैंने पहली बार दिल से हंसते देखा। मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला गलत नहीं है। दादाजी बोले। शेखर भी तब तक आ गया था और उसने दादाजी और रचना की सारी बातें सुन ली थी। दादाजी उसे देखकर बोले, शेखर, अपना इलाका घूमने के लिए बहुत अच्छा है। लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। जाओ, इसे भी घुमा लाओ। उस वक्त ये स्कूल की ट्रिप से यहाँ घूमने आई थी, पर मेरी वजह से घूम नहीं पाई थी। नहीं दादाजी, हमने वापस भी जाना है, फिर कभी घूम लेंगे, रचना बोली। रचना, ज़्यादा दूर नहीं है, चलो मैं ले चलता हूँ। जल्दी आ जाएंगे, फिर वापस चलेंगे। वैसे भी आज संडे है, स्कूल तो कल जाना है। इतना सुंदर हिली एरिया है, तुम्हारे पापा को मैं समझा दूंगा, कहकर शेखर ने जतिन को आवाज़ दी। दादाजी बोले, पहले कुछ खा लो। श्यामू, नाश्ता लगाओ। श्यामू नाश्ता लगा रहा था तो दादाजी बोले, ये वादियाँ देखने जा रहे हैं, इनके खाने के लिए भी कुछ साथ ले जाने को बात देना। जतिन जानबूझकर बोला, सर, पहाड़ देखकर मुझे उल्टियाँ लग जाती है, आप दोनों ही जाओ, मैं दादाजी के पास ही रहूँगा। करीब 10 बजे दोनों कार में ऊपर की ओर चल पड़े। रचना को पहाड़ी एरिया बहुत पसंद था। वो बड़े मन से बाहर की वादियाँ देख रही थी। रचना जैसी साफ दिल की लड़की को जब तान्या और शेखर की असलियत पता चलेगी तो उसका फैसला क्या होगा? क्या वह शेखर को छोड़कर चली जाएगी? जब तान्या को शेखर और रचना के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कदम उठाएगी? क्या शेखर तान्या के आने पर रचना को तलाक देकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा? क्या दादाजी शेखर और रचना के रिश्ते को टूटने से बचा पाएंगे? क्या शेखर अपने और रचना के रिश्ते की अहमियत को कभी समझ पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।